नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाबहस की शुरुआत से पहले आपको दिखाते हैं आज दिन भर की राजनीतिक हलचल और बड़े सियासी बयान पॉलिटिकल पंच में। पैसा आप लोगों ने जमा कर दिया, जीएसटी लागू किया, व्यापारी केवल कलम घुमा रहे, कंप्यूटर चला रहे, वो व्यापार खत्म कर दिया। अभी इन्होंने वक्त की बिल लेकर के आए, ये जमीन छीनना चाहते हैं। किसानों के लिए काले कानून लाना चाहते थे, उसमें भी किसानों से जमीन छीनना चाहते थे। सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो अमेंडमेंट लाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए सरकार की एक कोशिश थी, एक साजिश थी। और मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय इस बात को समझ रहे हैं और जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं उससे पता चलता है कि भविष्य में हमें और बेहतर रिलीफ मिलेगी। वक्फ तरमीमी कानून जिसकी ज़रूरत नहीं थी मुल्क में, उसको ज़बरदस्ती बनाया गया और जो इस पर खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इसमें सरकार की नीयत ख़राब है, ख़राब नीयत की एक बदनीयती के साथ ये कानून बनाया गया। Large section of Muslim community are wholeheartedly welcoming this act. It is in India, is the largest in the world, and despite having the largest waqf properties in the world, how come these properties are not being utilized for the welfare of the Muslim community? स्टेट गवर्नमेंट फेवर में, यानी इतनी मोहब्बत उनको मुसलमानों से हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जा रही है, मुसलमानों के फेवर में जा रहे हो। तो इससे अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी घिनौनी साजिश की गई है, कितना बड़ा षड्यंत्र ये है। और इससे ये डिले टैक्टिस है वहाँ, क्योंकि जब ये स्टेट गवर्नमेंट जाएंगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना पड़ेगी उनको, उस पर टाइम लगेगा। हर एक की ये कोशिश है कि मुझे बड़ा हिंदू समझा जाए और बड़ा हिंदू वो है जो मुसलमान को ज़्यादा सता सकता है, जो ज़्यादा दलील कर सकता है। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर जब तक पाबंदी नहीं लगेगी तब तक इस देश में इस किस्म का माहौल बना रहेगा। मौलाना ने हिंदुओं को विरुद्ध हमला और देश विरोधी काम करने की जैसे सुपारी ले रखी हो। कहने को तो है मौलाना और काम इनका सिर्फ भड़काना है। पर ये 7 साल का गैप रखना और उसके बाद उसी दिन बुलाना जिस दिन आप मेरे परिवार को चार्जशीट करते हो, सोनिया जी और राहुल को, तो जो मेरा अनुभव लोगों के बीच में है अभी, उनका यही कहना है ये सारा राजनीतिक तौर तरीका है जो आज सरकार चल रही है, वो दुरुपयोग कर रहे हैं। दलित महापुरुषों की, बाबा साहेब की मूर्तियों को कई बार इन लोगों ने क्षति पहुंचाई है और ये केवल बहुरूपीय है, वोट लेने के खातिर इस प्रकार के कारनामे कर रहे हैं। लेकिन जनता सच्चाई समझती है। समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों का सम्मान नहीं कर सकती, दलित महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकती। पिछले काफी वक्त से अंदरूनी उठापटक के लिए चर्चा में बनी हुई बहुजन समाज पार्टी अब हमलावर दिख रही है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए वोटों की राजनीति का आरोप लगाया। मायावती ने सलाह दी है कि दलित और मुसलमान समाजवादी पार्टी से बचकर रहें, ये वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से मायावती के वार पर तीखा पलटवार किया गया है। समाजवादी पार्टी ने मायावती पर पीडीए को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो बीजेपी को मजबूत कर रही हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों ही पार्टियों को निशाने पर लिया और एक को सांपनाथ तो दूसरे को नागनाथ कह दिया। अब सवाल यह कि दलित वोट की चिंता इसलिए एसपी से कुंठा और सियासी घमासान किसके हैं दलित मुसलमान, इसी पर एक खास गेस्ट पैनल के साथ आज की महाबहस। और आज महाबहस में हमारे साथ जो पूरा गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उसमें मनीष सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुशील गौतम जी हैं, बसपा समर्थक, मनीष हिंदवी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, इसके अलावा सूर्य मैथिल जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। बहस में हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले
नजर डालते हैं आज के सवालों पर। इस डिबेट के माध्यम से आज कौन से सवाल हम खड़े करने जा रहे हैं, पैनलिस्ट से पूछने जा रहे हैं। दलित वोट की चिंता, क्या इसलिए एसपी से कुंठा? यह बड़ा सवाल है। और सवाल नंबर 2, केशव प्रसाद मौर्य क्यों बोले एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ? मतलब एक समाजवादी पार्टी के लिए और दूसरा बहुजन समाज पार्टी के लिए। सियासी घमासान किसके है, दलित मुसलमान? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही। और गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मनीष सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, केशव प्रसाद मौर्य ने घेरा है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को और कहा है कि एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। जब जब इन पार्टियों की सरकार रही, आप देखिएगा इनका कार्यकाल जो है वो भ्रष्टाचार और जनता का खून चूसने से अटा पड़ा है। आस्था जी, समाजवादी पार्टी दलित वर्ग के लोगों को कभी वोट के रूप में नहीं देखती है। समाजवादी पार्टी 11 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के सामंती शासनकाल में जिस तरह से बहुजन हितों की लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, ये उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया ने देखा है। हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने बहुजन समाज के आर्थिक उत्थान की, सामाजिक उत्थान की और राजनीतिक उत्थान की चिंता किया है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से जिस तरह से सामंती सरकार के लोगों ने बहुजन हितों की अनदेखी किया है, उनकी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुराचार किया गया, आपने भी देखा होगा। अभी हाल की घटना आगरा में जिस तरह से दलित वर्ग से आने वाले दूल्हे को घोड़े से उतार करके अपमानित किया गया, इससे बड़ी निर्लज्जता उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए क्या हो सकती है? आज हमारा देश जिस तरह से सामाजिक रूप से पिछड़ता जा रहा है, धार्मिक और जातीय संघर्ष बढ़ता जा रहा है, क्या इसीलिए हमारे महापुरुषों ने देश की आजादी दिलाई थी? एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, चारदीवारी में रहने वाले लोग अगर बहुजन समाज की बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, दुख होता है। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से सड़क से लेकर के सदन तक सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी के रूप में लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं लौटूंगी आपके पास। सुशील गौतम जी भी हमारे बीच में, बसपा समर्थक, उनका भी एक कमेंट लेते हैं। ठीक है मनीष सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सुशील गौतम जी, अब बताइए, वो अभी हमारे साथ फिलहाल जुड़े नहीं है। हमारे साथ मनीष हिंदवी जी हैं, सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं और ब्रजेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मनीष हिंदवी जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि पीडीए को कमजोर करने, माफ कीजिए, सपा आरोप लगा रही है कि पीडीए को कमजोर करने का काम कर रही है बहन जी मायावती। वो समाजवादी पार्टी पर भी हमले बोल रही हैं, वो कांग्रेस को भी निशाने पर ले रही हैं और वो बीजेपी को भी निशाने पर ले रही है। उनका कहना है कि इस बार उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ अपने दम पर अकेले मैदान में होगी। देखिए, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, उनको भी लड़ने का अधिकार है, मगर आप देखिए किस तरीके से भ्रमित हैं आदरणीय बहन जी। पिछले 8 सालों से सरकार यहां पर भाजपा की है, 11 सालों से केंद्र में सरकार भाजपा की है। बहन जी सवाल पूछती हैं सपा से और कांग्रेस, इल्जाम लगाती हैं सपा और कांग्रेस पर। वो दलितों की बात करती हैं, लगातार दलितों के खिलाफ अत्याचार और अपराध इस प्रदेश में हो रहे हैं। अगर आप अभी देख लीजिएगा तो चाहे कई जगहों पर दलित के बारातों पर हमले का मामला हो, चाहे दलित बच्चियों से दुष्कर्म का मामला हो और चाहे उनकी हत्या का मामला हो। अभी प्रयागराज में एक दलित बच्चे को बेगार ना करने के कारण जलाकर मार दिया गया, उसका भयावह वीडियो चारों तरफ वायरल है। बहन जी सवाल किससे कर रही हैं? सपा से, कांग्रेस से। उनको सवाल पूछना चाहिए भाजपा से। इसके अलावा बहन जी को यह बताना चाहिए कि दलित हितों में वो कब सड़क पर उतरी थी पिछली बार, कब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, कब रोका था, कब सवाल से सरकार से सवाल किया था, उनको बताना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा तो 2 मिनट और लगेगा। हाँ, 10 सेकंड। आप वो मुसलमानों की बात करती हैं। जब वक्फ का कानून आ रहा था तो उसमें तमाम अलोकतांत्रिक जो संशोधन हो रहे थे, तो वो सवाल नेता प्रतिपक्ष से कर रही थी, पक्ष से नहीं पूछ रही थी, नेता प्रतिपक्ष से कर रही थी। तो बहन जी खुद भ्रमित है कि उन्हें सवाल किससे करना चाहिए। एकदम स्पष्ट है कि किसके इशारे पर काम कर रही है। ठीक है, हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सूर्य मैथिल जी, एक तो वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है और इस बीच अब ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, कि दलित और मुसलमान किसकी ओर हैं। बीजेपी का अपना दावा है, बहन जी सपा के लिए कह रही हैं कि दलित और मुसलमान बच के रहें समाजवादी पार्टी से, और दूसरी तरफ बहन जी पर आरोप कांग्रेस लगा रही है कि वो भाजपा का साथ देती हैं। धन्यवाद आस्था जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है
फ्लो में बोल गए कि दलित की बेटियों के संग अत्याचार जो है वो हो रहा है। तो भैया अत्याचार कर कौन रहा है? अत्याचार लाल टोपी वाले गुंडे ही तो कर रहे हैं। नवाब सिंह यादव ने भी तो दलित बेटी का बलात्कार किया था, मोहित खान ने भी दलित बेटी का ही बलात्कार किया था। उसके अलावा आपके राष्ट्रीय युवजन सभा के जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने भी तो एक दलित महिला के संग अभद्रता की थी, उसका पल्लू छीन लिया था। तो ये लगातार समाजवादी पार्टी के लाल टोपी वाले गुंडे बाबा जी के शासन में दलितों पे हमला कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये यहां पर बैठकर जो दलितों की सरदारी करने की बात हो रही है, सबसे पहले ये देखना चाहिए आस्था जी कि दलितों के लिए काम किस सरकार ने किया। माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में ही प्रदेश और देश में दलितों के लिए काम हुआ है। चाहे वो पंच महातीर्थ बनाने की बात हो बाबा साहब के, या फिर दलित बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हो, या वो रिजर्वेशन के अंदर जिस प्रकार से रिजर्वेशन देने की बात हो। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बहुत पुरानी पत्रकार है, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जो है वो यादव आयोग थे। या तो वहां मुसलमानों को अपॉइंटमेंट होते थे यादवों के, दलितों को तो बेचारों को कहीं जगह ही नहीं मिलती थी। बाबा जी की शासन में ही तो दलितों को हर प्रकार से सुरक्षा और सशक्तिकरण दिया है। और ये आगरा की जो बात कर रहे थे, मैं इनको बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने वो कुकर्म किया वो आज सलाखों के पीछे है, जेल के अंदर है। यदि मनीष सिंह जी में कोई भी दलितों के ऊपर किसी प्रकार का कोई उंगली उठाएगा तो उसका हाथ तोड़कर उसके गले में टांग दिया जाएगा। ठीक है, कानून अपना काम करेगा। हाँ, मनीष सिंह जी। आस्था जी थोड़ा सा 10 सेकंड थोड़ा सा टाइम मुझे अधिक समय दीजिएगा, कुछ बहुत मौजूद सवाल है। एक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, सिराथू से अपना चुनाव हार गए थे, आज वो आपनाथ और नागनाथ का उदाहरण दे रहे हैं। उनसे पूछिएगा कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार में उनके राजनीतिक और सामाजिक हैसियत क्या बची है। योगी आदित्यनाथ जी जैसे डिक्टेटर चीफ मिनिस्टर और केशव प्रसाद मौर्य जी जैसा डफर चीफ उप मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश की जनता अपनी आंखों से इन दोनों को ओझल कर रही है। पूछिए इन भाजपाइयों से, सवाल करिए, पूछिए भाजपाइयों से कि आज ग्राम्य विकास विभाग। तमीज से बात करना, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात कर रहे हो तुम, जो अपराधियों के काल है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने कानून का राज स्थापित किया है। समझ में आया? श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ आस्था जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। समझ में आया? आपके चैनल पर अब उनकी बात सुन लीजिए, शांत हो जाइए अगर इस तरह के लंपटों को, लंठों को अगर बुलाया जाएगा तो इस परिचर्चा आप लोग किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी, इस शो पर मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी उल्टी सीधी भाषा का। तो सबसे बड़ा ठेका इन राजनीतिक भाषा में रहिए आप लोग। महाउपद्रवी है ये राजनीतिक विश्लेषक। तर्क रखिए, सिर्फ बात पूरी कीजिए मनीष जी। आस्था जी मैंने डिक्टेटर शब्द बोला, कौन सा असंसदीय शब्द था? मैंने डफर उप मुख्यमंत्री बोला, कौन सा असंसदीय शब्द है? अगर इन शब्दों को बोलना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुनाह है तो समझिए कि लोकतंत्र भारत में नहीं बचा है। सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं आस्था जी कि इन भाजपाइयों से पूछिए, उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के हैं ब्रजेश पाठक जी, बिजली की आग लगती है उनके अस्पतालों में मरीजों को अपना जान बचाना पड़ता है। इनकी सरकार में हो क्या रहा है? पीडब्ल्यूडी विभाग भ्रष्टाचार की आकंठ में डूब गया। 10 सेकंड सूर्य मैथिल जी, उसके बाद हमें बसपा समर्थक सुशील गौतम जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है मनीष जी, सूर्य मैथिल जी, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा किसी की नहीं चलेगी, बोलिए, और कोई किसी को धमकाएगा नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूं आस्था जी, मैंने जब इनके लारे और प्यारों के नाम लिए तो इनके मुंह में दही जम गया, ये सीधा पहुंच गए उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर। मैं एक और नाम लेता हूं, गायत्री प्रजापति, उसने भी तो दलित बच्ची की बात करते हैं। 21 मुकदमे दर्ज थे योगी आदित्यनाथ के ऊपर, दंगे कराने के मुकदमे दर्ज थे, उनके ऊपर हत्या कराने के मुकदमे दर्ज थे। दलित बच्चियों की बात करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं और यहाँ बैठकर दंगे के चलते शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये देखिए, ये लाल टोपी शुरू कर देते हैं हर जगह। मनीष जी, ये आरोप प्रत्यारोप के लिए आप लोगों को चुनावी मंच बहुत मिलेंगे, थोड़ा सा सब्र करिए, अगले साल से चुनावी मंच सजा लेंगे आप लोग। खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाइएगा, लेकिन डिबेट में कम से कम तर्क रखिए। रेगुलर पैनलिस्ट हैं आप सभी लोग,
सुशील गौतम जी हमारे बीच में जुड़ गए हैं, बसपा समर्थक। सुशील गौतम जी, बहन जी को निशाने पर लिया जा रहा है और लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप भाजपा की मदद करते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, दोनों ने दलितों और मुसलमानों को छला है। शायद कांग्रेस को यह पता नहीं है कि अगर यूपी के अंदर बीएसपी मजबूत होती है तो बीजेपी हमेशा से पस्त होती है, और ये कांग्रेस की ही चाल थी कि बीएसपी को इस तरीके से आप पिछले चुनाव में ये बोला गया, ये इस देश के अंदर पहली बार हुआ था जब 2012 के इलेक्शन थे, राहुल गांधी जी सड़कों पर आए कि हाथी पैसा खा रहा है, हाथी पैसा खा रहा है, और इस देश के अंदर ऐसा निर्णय पहली बार हुआ कि किसी के चुनाव चिन्ह को पूरे प्रदेश के अंदर ढकवा दिया गया, जहां घरों में भी हाथी की मूर्तियां और जो घरों के बाहर शोभा अपने सम्मान के लिए किसी ने लगाई हुई थी उनके घरों को भी ढक दिया गया, और इस देश के जो दलित चेतना स्थल है, प्रेरणा स्थल है, वहां की मूर्तियों को भी पहली बार ढक दिया गया, हाथियों को ढक दिया गया, और ठीक है सुशील, ये तो रही पुरानी बात। आज की बात अगर करें, बहुजन समाज पार्टी की परिस्थिति को अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो चाहे लोकसभा चुनाव उठाकर देखिए, आप विधानसभा चुनाव उठाकर देखिए, लगातार ग्राफ तेजी से नीचे बढ़ा है। रसातल से बस थोड़ा ही ऊपर आप लोग हैं, अगर मैं एक आध दो आंकड़ा अगर ऊपर उठा करके देखूं तो। अब यहां प्रश्न दलितों और मुसलमानों का है, किस पर भरोसा करें दलित और मुसलमान? इसमें ये हमें कोई गुरेज नहीं है कि अपने को समर्थन करने के लिए आपकी बात को समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आज हाशिए से गुजर रही है पार्टी और राजनीति में यह होता रहता है, लेकिन इस देश की सच्चाई भी है, इस देश की सच्चाई भी है, अगर समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम जब तक जुड़ा रहेगा तब तक जो वो सोचता है उसका तुष्टीकरण होता रहेगा, और वो ये सोचते हैं कि समाजवादी के साथ वोट डालकर हम अपने अधिकारों को बचा सकते हैं, तो ये इस देश के अंदर पॉसिबल नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर पॉसिबल नहीं है। ये लगातार बीजेपी की सरकार दो धार्मिक उन्माद फैलाकर धार्मिक तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिसका निवारण सिर्फ इसीलिए आरोप प्रत्यारोप है, कौन दलितों का हितैषी, कौन मुसलमानों का हितैषी। ब्रजेश शुक्ला हमारे बीच में है, वरिष्ठ पत्रकार है ब्रजेश जी। ब्रजेश जी, आप इस पर टिप्पणी चाहेंगे कि दलितों और मुसलमानों को लेकर जो घमासान छिड़ा है, बात अब सांपनाथ नागनाथ जैसी संज्ञाओं पर आकर पहुंच गई है। बहन जी कह रही हैं कि सपा का साथ ना दे, उन पर भरोसा ना करें, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी की मदद करते हैं, बीजेपी कह रही है कि कौन सांपनाथ है कौन नागनाथ है। देखिए, चुनाव नजदीक आज जो आएंगे तो ये लड़ाई और भी तीखी होती चली जाएगी। वास्तव में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्साहित किया, और उत्साहित इसलिए किया क्योंकि जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे उसको लोगों ने समझा और इनके पक्ष में गए और इनकी जीत हुई। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुए हैं तो एक खतरा और आया है, जैसे महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में हुए, दिल्ली में, उससे लगता है कि साहब जो पिछली स्थितियां थी वो नहीं है। अच्छा। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी अब अपने पूरे प्रयास कर रही है। ऐसा लगता है कि धन जो बैठकें ले रही हैं, ये जो पिछले दिनों में नहीं दिखता था मायावती, तो उससे ये खतरा सबको है। क्योंकि लोग जानते हैं कि दलितों में सबसे ज्यादा ताकतवर लीडर मायावती हैं। यदि उनका प्रयास जारी रहा और काफी हद तक वो समेट ले गई तो फिर अन्य लोगों के लिए परेशानी पैदा होगी। इसलिए सब लोग डरे हुए हैं कि किधर जाएगा दलित। इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी कमजोर होने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में 10% वोट मायावती पा जाती हैं, जो उनका सजाती वोट था, और वो किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने का आज भी तैयार नहीं है। जब आप लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो लगेगा कि लोग उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब इसलिए सारी लड़ाई हो रही है दलित के लिए और मुसलमान के लिए। बसपा जो है ये समझाने का प्रयास वो शुरू कर चुकी है कि साहब बीजेपी को हम ही हरा सकते हैं, हमारा दलित वोट और यदि मुस्लिम वोट मिल जाए तो जी सकते हैं। लेकिन
फिलहाल नहीं दिखता है। ब्रिजेश जी, लेकिन जहाँ तक दलित वोटों का एक ठीक हिस्सा है, है, दलितों की आपने बात की, तो मुस्लिम वोटों की अगर बात करें तो सिर्फ बहन जी नहीं, ब्रिजेश जी, दलितों की बात आपने की, मुस्लिम वोटों की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ बहन जी लेकर नहीं चली, इस पर कांग्रेस पार्टी भी बात करती है। मुसलमानों के मुद्दे की स्पेशली बात हो, दलितों के मुद्दे की बात हो, आप देखिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से इमरान मसूद ने मोर्चा खोल रखा है पूरी तरीके से, जबकि सपा ने कहा था कि राहुल गांधी ने उतना एग्रेसिवली बोला नहीं पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे पे जो बोलना चाहिए था, लेकिन इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद हैं वो लगातार वक्फ को लेकर फ्रंट फुट पर बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं, ललकार रहे हैं एक तरीके से। तो अब ये जो दलित मुस्लिम का गठजोड़ है, ये इतनी पार्टियों के बीच में, भाजपा भी है, सपा भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति क्या वोटर के लिए क्रिएट करता है? ये देखिए, आप इसे गठजोड़ न कहिए। हाँ, ये गठजोड़ इसलिए नहीं है, मुस्लिम वोट अभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ दिखता है। यदि आप लोगों के बीच जाएंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ नतीजों ने हमें हैरान भी किया है। आप देखिए कुंदरकी में क्या हुआ उपचुनाव के अंदर, कुछ नतीजे हैरान भी करते हैं। कोई कोई सीट ऐसी होती है कि तमाम ये जो स्टीरियोटाइप्स चले आ रहे हैं उसके खिलाफ नाराजगी थी। अच्छा, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, मुझे लगता है एक बार करवट बदलने का दलित कोशिश कर रहा है। और यदि आप देखेंगे मायावती का प्रयास जारी रहा तो वो फिर मायावती की तरफ मुड़ सकता है। वैसे भी उनके साथ जो 10% वोट उससे नीचे नहीं गया है। अपने अपने आकलन है, सब लोग अपनी अपनी तरह से इस परिस्थिति का आकलन करते हैं। खतरा सबको है। ठीक है, मनीष हिंदवी जी हमारे बीच में है। मनीष हिंदवी जी, कांग्रेस पर आरोप लगता है कि उसने ना तो कभी मुसलमानों का भला किया और ना ही कभी दलितों का भला किया। अब देखिए, वक्फ संशोधन बिल का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। आपकी सहयोगी जो गठबंधन की पार्टी है सपा, उसी ने इसको लेकर कहा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उस तरीके से अपनी बात नहीं रखी जैसी रखनी चाहिए थी उनको इस मुद्दे को लेकर, अगर वो उसको बड़ा समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं। कहने को कुछ भी कह दीजिए, कहना है कुछ भी कह दीजिए। सवाल इस बात का है कि हमने दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, हमने देश नहीं किया, हमने सबके लिए किया है। हम संविधान लेकर आए, संविधान में समानता का हक लेकर आए। हमने तमाम ट्राइब्स जिनको अंग्रेजों ने नोटिफाई कर रखा था, हमने नोटिफाई किया। आप कैसे कह सकती हैं? लगातार इस देश में जो दबा और पिछड़ा वर्ग था उसके लिए काम किया गया, मुस्लिम्स के लिए काम किया गया, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया गया, सबके लिए काम किया गया। इस देश में कांग्रेस ने सबके लिए काम किया गया और कोशिश की कि देश को देश बनाया जाए। सवाल इस बात का है कि आज की डेट में जब भाजपा के शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में जब एनसीआरबी कहती है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, तब मायावती जी की नाराजगी कांग्रेस के प्रति है। ठीक है, सूर्य मैथिल जी जवाब दे रहे हैं। हाँ, सूर्य मैथिल जी, लास्ट 1.5 मिनट है मेरे पास। तो भाजपा से बैठे हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने असली बात गोलमोल कर दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ना कि दलितों के दिए गए आरक्षण में कर्नाटक में आपने 4% क्यों डाका डाल लिया मुसलमानों के लिए? क्यों आप तेलंगाना के अंदर दलितों के आरक्षण को खा रहे हैं, ओबीसी के आरक्षण को खा रहे हैं? आपने आज तक क्यों नहीं ये जामिया है ना, और इनसे कहिए कि भाजपा ज्वाइन कर ले, इतना परेशान ना हो। मुसलमानों का है कहने वाला चलिए, उनको जो कहना था आपने कह दिया, लेकिन उनकी बात का जवाब देंगे आप? जवाब देना चाहेंगे उनकी बात का? बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे। इनको मोदी जी का वो बयान याद दिलाइए, वो जो उन्होंने गुजरात के सीएम रहते हुए कर्नाटक गुजरात के ओबीसी मुसलमानों के लिए दिया था। इनको याद दिलाइए। कर्नाटक का ये सवाल तो लगातार बना ही हुआ है ना कि वहां पे ओबीसी कैटेगरी का आपने रिजर्वेशन या ओबीसी कैटेगरी को जो ठेके मिलने चाहिए थे उनको आपने माइनॉरिटी के नाम पे मुस्लिम्स को दिया। नहीं, माइनॉरिटी के नाम पर नहीं, अल्पसंख्यकों की जो पिछड़ा वर्ग है उनको दिया जा रहा है, ठीक है ना। और वो बात कहकर आई थी, इनको राजनीतिक विश्लेषक इनको समझाइए, यही बात मोदी जी ने गुजरात में कही थी। इनसे कहिए पढ़ लिख कर आया करें। क्या मोदी जी ने नहीं कहा था गुजरात में इस बात को? क्या मोदी जी ने गुजरात में इस बात को नहीं कहा था? बाबा साहब के बनाए संविधान को बदल रहे हो आप लोग अपनी अपनी राज्य सरकारों में। आप दलितों के आरक्षण पर पार्टी भाजपा के सांसद ने कहा था कि 400 मिलेगा तो संविधान बदलेंगे। आप अपनी बात करिए। राजनीतिक विश्लेषक महोदय, जब आप बैठे हैं, भाजपा से आप आए हैं, आप भाजपा का प्रवक्ता लिखवाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। भाजपा का प्रवक्ता लिखवाइए ना, जवाब दीजिए। आरक्षण देते इनकी बात का जवाब क्या नहीं लिखते उन पर छोड़ दीजिए। हम तो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, और यही सेम बात जब मोदी जी गुजरात में कहते तो उस पर इशारा हो जाते हैं। सरकार है
जहां पर सरकार है वहां आरक्षण खा रहे हैं, फिर यहाँ कह रहे हैं कि हम देना चाहते हैं। आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं पिछड़े वर्ग के लोगों को, दोनों में फर्क है। ब्रह्म फैलाइए, ब्रह्म आरक्षण काट कर मुसलमान पिछड़े मुसलमान को दे रहे हैं, ठीक है ना? कुल मिलाकर पीडीए की राजनीति है। केंद्र में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आप कह लीजिए दलित, मुसलमान, ओबीसी, इसकी राजनीतिक जो पिच है उसे लेके कौन सबसे बड़ा हिमायती, इसका कंपटीशन फिलहाल दिखाई दे रहा है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पिछले काफी वक्त से अंदरूनी उठापटक के लिए चर्चा में बनी हुई बसपा हमलावर दिख रही है। सपा पर हमला किया है, तंज कसा है और आरोप लगाया है कि दलित, मुसलमान समाजवादी पार्टी से बच कर रहे हैं, ये वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ सपा ने मायावती के वार पर तीखा पलटवार किया और पीडीए को कमजोर करने का आरोप मायावती पर लगाया कि वो बीजेपी को मजबूत कर रही हैं। बीजेपी भी हमला कर रही है, कांग्रेस भी हमला कर रही है। इशारा समझिए 2027 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का हिमायती कौन, उन वोटों को समय से पहले कौन अपने पाले में लाने की कोशिश करते हुए तमाम बयानबाजी इस वक्त इसी ओर जाती दिख रही है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।